बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ साबिर शाकिर भाई मौजूद हैं। इस वक्त बड़े अहम कुछ खबरें हैं, कुछ मामलात हैं जिन पर इनसे तज्ज़िया और डिस्कस करते हैं। अभी एक ऑडियो लीक जो है वो आप जल्द ही शायद देखें, मंजर आम पे आएगी। ये मलिक रियाज साहब के बारे में जो ऑडियो लीक होगी, इसमें जो अलकादिर ट्रस्ट में और भी किरदार हैं उनको शामिल करके वादा माफ़ हुआ बनाने का जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं उसे इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें काफ़ी फ़ाहिश गुफ्तगू है। ऑडियो लीक तो मैंने देखी नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ा है। वो अभी कबल अज़ वक्त है आपके सामने रखना, लेकिन इस मामले को ऑडियो लीक्स के मामले हो क्यों रहे हैं, क्यों दबाव डाला जा रहा है अलकादिर ट्रस्ट पे, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। साबिर भाई के सामने सवाल रखेंगे। आज शहरयार अफरीदी का जो मुमकिना असेंबली में खिताब था, और वो कह रहे थे आखिरी खिताब भी हो सकता है, और बड़े दिल बर्दाश्ता भी नज़र आ रहे थे। और उसके बाद अभी शेर अफजल मरवत का भी एक स्टेटमेंट आई कि हम लोग 6-7 लोगों ने नाम लिया कि मैं भी फिर इस्तीफ़ा दे दूंगा असेंबली से। ये मामलात क्यों हो रहे हैं, ये भी साबिर भाई से डिस्कस करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस का मामला है, और यहाँ पर भी अदलिया और स्टैब्लिशमेंट में लग रहा है कि आपस में टकराव की कैफियत है। एक नया ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन, ये शायद छठा या 10वां ऑपरेशन है, बल्कि किसी हद तक 15,000 छोटे ऑपरेशन हो चुके हैं। और ये चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में ज़रबे इस्तेहकाम के नाम से शुरू होने वाला है। और अभी रद्दुल फसाद ऑपरेशन जो 2017 था वो अभी जारी है। तो ये दूसरा क्यों शुरू किया जा रहा है? सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने आज असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब को जो कहा कि हम तो वोट लेकर आए, आप नखरे उठा के आए, तो वो भी ये मामला क्या गैर पार्लिमानी बात थी, और लेकिन उन्होंने मतलब ये किस मामले में हुई और क्या ये करना चाहिए था। फॉर्म 45 मंगवाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है मखसूस नशिस्तों पर। इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद का आज वो जवाब भी उन्होंने दाखिल कर दिया। 77 नशिस्तों का मामला है, और दुनिया भर में एहतजाज के सिलसिले में आज तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद लंदन में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी 2 बड़े प्रोटेस्ट हैं, बड़े हैवी किस्म के। वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चीन एक तरफ सियासी इस्तेहकाम का मुतालबा कर रहा है, लेकिन मईशत के हालात ये हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त अपनी शिफ्ट कर रही है अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका। बहुत बड़ा धचका। ये तो सियासी इस्तेहकाम लाना था, लेकिन यहाँ और ख्वाजा आसिफ साहब जो अपनी टांगों की नुमाइश और बॉडी दिखा रहे हैं, ये इसका मकसद क्या है, उनका दिफा किसको दिखा रहे थे। बहरहाल काजी साहब के भी 126 दिन रह गए हैं। साबिर भाई से इन सारे मामला पे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इसी मामले से अगर मैं शुरू करूं, ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है और वादा माफ गुआ बनाने का अलकादिर ट्रस्ट में मलिक रियाज साहब पे बड़ा दबाव है, तो आपको क्या लगता है कि ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो माजी में हम देखते रहे, और मलिक साहब क्या वादा माफ गुआ बन सकते हैं इस केस में? मेरा नहीं ख्याल कि वो वादा माफ गवाह बनेंगे, क्योंकि अगर उन्हें वादा माफ गवाह बनना होता तो बहुत पहले बन चुके होते। नंबर 1। नंबर 2, इस मुकदमे में कुछ ऐसा है नहीं जो कि वादा माफ गवाह बनने वाली बात हो। और तीसरा ये कि अगर असल में मौजूदा जो रजीम है, ये बाजवा सरकार की तरफ, जब से बाजवा सरकार की रजीम चल रही है, उन्होंने एक फैसला, एक असेसमेंट थी। उन्होंने कहा बजाय इसके कि बातचीत की जाए तो एक ही काम करते हैं, और वह है डंडे का इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल। ये कौम सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह, जितनी ज़्यादा हम ताकत इस्तेमाल करेंगे ये सब हो जाएंगे, ज़ेरे नगीम आते जाएंगे, क्योंकि रियाया है, रियाया से बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से फसाद शुरू हुआ। और आज आपने शहरयार अफरीदी की तकरीर अगर सुनी हो, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे सामने मेरी बेटी को उठाया गया, मेरी बीवी को ठुड्डे मारे गए, लातें मारी गईं, फिर उनको जंगलों में छुप कर रहना पड़ा। तो यहाँ तक जुल्म किया गया। ना किसी की माँ को माफ किया गया, ना किसी की बहन को, ना किसी की बेटी को, ना किसी की बीवी को। तो पाकिस्तान तो पिछले 27 महीनों में एक फिस्तायत ही फिस्तायत चल रही है। और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, कल एक पुरअमन एहतजाज किया गया, और एहतजाज का हक है हर किसी को। तो कल भी कोई जिला, कोई शहर ऐसा नहीं जहां पे मुकदमात दर्ज ना किए गए हों, FIR, और वो भी दहशतगर्दी की FIR दर्ज की गई हैं, और FIR दर्ज की गई, गिरफ्तारियां हुई हैं, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अदालतों ने आज ये किया अच्छा काम कि जो रहनुमा है उनके मुकदमे उनको खारिज किया, उनके मुकदमात खारिज किए, डिस्चार्ज किया। लाहौर से भी मैं एक FIR देख रहा था, जुनेद रज़ाक टिकट होल्डर हैं, जीते हुए हैं फॉर्म 45 के तहत, उनको आज अदालत ने डिस्चार्ज किया। फिर इस्लामाबाद से मैं देख रहा था, उमर शुएब शाहीन हैं, आमिर मुगल हैं, अली तीनों बुखारी हैं, उनकी जमानतें मंजूर हुई। तो इस तरीके से
फिर आप मैसेज क्या दे रहे हैं दुनिया को? सीपैक चाइना के अहम तरीन वजीर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो आपको कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है, नंबर 1, नंबर 2 स्टेबिलिटी मसला है, आप स्टेबिलिटी लेके आएँ, इस्तेहकाम लेके आएँ, इस्तेहकाम होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो डेवलपमेंट होगी तो वो कहते हैं फिर आपके मुआशी मसाइल हल होंगे। वो बिल्कुल। आपको मिन्नतें कर रहे हैं। और दूसरी जानिब मरियम सरकार जो है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो क्या कर रही है? वो पूरे सूबे पंजाब में दफ़ा 144 नाफ़िज़ कर रही है और ये कहकर नाफ़िज़ कर रही है कि पंजाब भर में दहशतगर्दी के संगीन तरीन खतरात हैं। तो जब आप पूरी दुनिया को खुद ही एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि पंजाब में भी इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है, सिर्फ इसलिए कि ऑपोजिशन वहां पे अपना एहतजाज ना कर ले, अपनी रैलियां ना निकाल ले, तो ये चीजें चल रही हैं। हाँ। यही आप दूर दराज जिला में चले जाएं, बहावलनगर में चले जाएं, रहीम यार खान, साहिवाल को और डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, हर जगह ये मुकदमात दर्ज हुए हैं, कोई ऐसा जिला नहीं है। तो जब आप खुद ही एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस हद तक आखिर में चले जाएं, आखिरी हद तक चले जाएं कि खुद ही बताना शुरू कर दें कि भाई हमारे यहाँ तो है ही दहशतगर्दी। अभी मैं देख रहा था रावलपिंडी में कि 4 रहनुमा पाकिस्तान तहरीक जी, इंसाफ के नज़रबंदी, हाँ जी। उनके नजरबंदी के अहकामात जारी किए हैं। जी, किसने किए हैं? डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर, पुलिस की रिपोर्ट पर, डिप्टी कमिश्नर ने। डिप्टी कमिश्नर अब है। अब रावलपिंडी वही जिला है जहां पे चंद दिन पहले ब्रिगेडियर हमजा को कत्ल कर दिया गया। अब वो इंटेलिजेंस कमेटी क्या कर रही थी? क्या उनको नहीं पता था कि दहशतगर्द पिंडी में आ चुके हैं, वो प्लान कर रहे हैं, वो कत्ल करने वाले हैं और वो भी हाई वैल्यू टारगेट उन्होंने किया। तो ये हमारे यहाँ प्रायोरिटीज ये हैं इस वक्त। और पिछले ये साबिर भाई, 27 ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इनके वालिद साहब लिया से सॉरी वजीराबाद से फॉर्म 47 पर जबरदस्ती उम्मीदवार दस्तबरदार करवा के जीते भी हुए हैं। तो हाँ, वो तो जाहिर है, वो तो हमने हमने ये हैं सारे अजीज रिश्तेदार ही हैं। एक वो उनका दामाद भी है, दामाद के भाई से जीत के आया है। एक वो फॉर्म 45 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये हैं तो सारा वही एक ही मराद कबीला। याफ्ता तबका, इनकी जो एक एलीट क्लास है, सुपर एलीट क्लास, वो आपस में सारे एक ही हैं और इसी तरीके से जुड़े। इसलिए इनकी प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है। इनका सिर्फ प्रायोरिटी ये है कि हमारी दुकानें चलती रहें, हमारे मुकदमात ख़त्म होते रहें और हमारे प्रॉपर्टी, हमारी जायदादें बढ़ती रहें, ये सब कुछ है। और इसीलिए इस हालत को हम पहुंचे हैं कि हम एक और ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं कि जनाब सी पैक जो है वो रुका हुआ है। अब सी पैक आपने खुद ही तो डिस्टेबल किया है मुल्क को। आपने गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को सिर्फ इसलिए बरतरफ कर बिल्कुल। दिया कि वो वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है। आपने कश्मीर की हुकूमत को इसलिए बरतरफ कर दिया कि वहाँ पे पीटीआई तरीके की इंसाफ। हुकूमत है। तो हमने हर जगह तो ये काम किया है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी इस वक्त सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जाए, इमरान खान को कुचला जाए, तो फिर उसमें यही नतीजे आएंगे जो आ रहे हैं। और ये आइंदा कई दिनों तक, कई साल भी लगे रहें तो उससे कोई बेहतरी नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात। अभी साबिर भाई, ये जो लाहौर हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की आमद और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो जा रहे हैं, फिर अदालतों में अगर आप मखसूस नशिस्तों का मामला देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी जमा करवाया, 77 नशिस्तों का मामला है। फिर लाहौर में भी फॉर्म 45 मंगवाए हैं, ओन चौधरी के हल्के में मंगवाए हैं, उन्होंने हमजा शहबाज के मंगवाए हैं। इसी तरह मरियम नवाज साहबा के भी जो पीपी 59 है वहाँ की बात हो रही है। तो आपको लगता है कि अदालतें, ट्रिब्यूनल जो बने हुए हैं, ये अगर मैंडेट वापस करना शुरू करेंगे, मखसूस नशिस्तों का मामला तहरीक इंसाफ की तरफ जाएगा, तो उससे मामलात तहरीक इंसाफ में ज़्यादा पावर आएगी, कोई बेहतरी होगी, या ये करने नहीं देंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, एक महफूज रास्ता तो यही है सबके लिए, फेस सेविंग, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल। विन विन पोजीशन। बिल्कुल। जो जो हरकत आपने करनी थी वो कर ली। 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करना था, कर लिया, नतायज चोरी हो गए, जाली निज़ाम आ गया, जाली निज़ाम को लाके बिठा दिया, उनके पीछे भी खड़े हो गए। लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है? 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। रिजल्ट तो बिल्कुल। कुछ नहीं निकल रहा और कोई बेहतरी भी नहीं आ रही। और दुनिया आपको कह रही है, आपके दोस्त आपको कह रहे हैं, कोई सरमायाकारी आपकी तरफ आ नहीं रही, क्योंकि हाँ। सरमायाकारी तब आती है जब आपके यहाँ स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे
पता ही नहीं है किसी को कि होना क्या है। आप लोगों को ऐसे उठा रहे हैं जैसे कोई खुदा ना खास्ता वो कोई जंग भीड़ लगी बकरियां हुई है, हालत बिल्कुल। जंग में हैं हम। जब आप पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं तो कौन सरमायाकारी लेके आएगा? नंबर 1। नंबर 2, अब यही है विन विन पोजीशन, एक महफूज रास्ता यही है कि जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का खेल खेला गया है वो अदालतों को काम करने बिल्कुल। दिया जाए और अदालतें फैसले दें, उन फैसलों पर अमल किया जाए और ये गंद जो है इसी तरीके से साफ हो जाए और इसमें जो मलबा है वो इलेक्शन कमीशन जाने। और आपको मजे की बात बताऊं कि रिटर्निंग अफसरों को भी नोटिस हो रहे हैं। अब अच्छा। रिटर्निंग अफसर जो हैं वो जा नहीं रहे थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी कि जनाब ये तो सारा खेल तो हमने मिलके ही हम पे खेला आ है, रहा है। आपने जो कहा हमने वो कर दिया, तो अब हाँ। हमें आ रहे हैं समन आ रहे हैं, तो बताएं हम क्या करें, क्योंकि हम अपने तौर पे क्या बताएंगे और आपने क्या बताना है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 रत्नों का इजलास होता है और उसमें फैसला किया जाता है कि हमारा रिटर्निंग अफसरों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ओह लिहाजा अच्छा, सारा उन पे रिटर्निंग फेंक अफसर जो दिया। हैं लिहाजा जो रिटर्निंग मतलब अफसर कुर्बानी हैं वो कुर्बानी का मुकदमे, बकरा उन्हें बना दिया है। हाँ वो मुकदमात खुद ही भुगतेंगे, हमें कोई सरोकार नहीं है। जो उन्होंने किया वो भुगतेंगे, जो हमने किया वो हम भुगतेंगे। अब उस सारे पे होना तो यही चाहिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम करें इंडिपेंडेंटली, अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट से जाएंगे, वहां से फैसले आ जाएंगे। ये तो है सेफ एग्जिट, महफूज रास्ता निकलने का। अगर इसको रोकेंगे, अब ये सारे मिलकर इसको रोकेंगे और सबसे ज्यादा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर रातों रात ऑर्डिनेंस आ जाना, रिटायर्ड जजेस को लगा के फॉर्म 47 पे तस्दीक करवाने का सारा ये चक्कर इसीलिए खेला गया। हाँ, अब आप तमाम अगर जायजा लें, तमाम जी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर कर रहे हैं। वो कहते हैं फॉर्म 45 लेके आए, जाने 46 हल्फी। लेके आए, 47 लेके आए, लेकिन वो लेके आए जो अपलोड किया है इलेक्शन कमीशन ने। वो नंबर 1। नंबर 2, साथ आपने बयान हल्फी देना है कि जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं ये असली और नस्ली है, ये जाली नहीं है। ठीक है। शेख साहब वाला। हाँ, नहीं, लेकिन ये उम्मीदवार अपना देंगे फॉर्म 45 जो उन्हें मिला हुआ है, या ये जो वेबसाइट से डाउनलोड करके देंगे? इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांगा जा रहा है अलग से, इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांगा जा रहा है अलग से। जी, जी। जो जिनके पास फॉर्म 47 है जाली सरकार, उनसे मांगा जा रहा है रिकॉर्ड अलग से और साथ अच्छा, बयान पहले हल्फी समझ मांगा जा रहा है। क्योंकि पिटीशन में तो गए हुए हैं ना 45 वाले, पीटीआई वाले, बिल्कुल, तो वो तो अपने फॉर्म लेके फिर रहे हैं, बिल्कुल। वो तो लेके फिर रहे हैं, वो तो पेटिशनर हैं। उन्होंने कहा ये हमारे पास रिकॉर्ड है, अब इस इनसे रिकॉर्ड मंगवाएं कि इनके पास कौन सा रिकॉर्ड है। जैसे कि इस्लामाबाद में मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा, जमात बिल्कुल, इस्लामी ने कहा कि जनाब हमारे पास, हम उन्होंने तस्दीक कर दी कि अली बुखारी के पास, शुएब शाहीन के पास, आमिर मुगल के पास जो फॉर्म 45 हैं वो वही ओरिजिनल हैं जी। और वो हमारे पास भी वही हैं। अब उनके पास अंजुम अंजुम वकील के पास और राजा खुर्रम अफजल के चौधरी। पास और डॉक्टर अफजल फजल चौधरी के चौधरी पास, साहब। तारिक फजल के पास, उनके पास जो हैं वो जाली हैं। इसीलिए वो तारिक महमूद जहांगीरी जस्टिस साहब की अदालत में तीनों नहीं जा रहे बिल्कुल। और उधर जाने के बजाय वो चले गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। चीफ हाँ, इलेक्शन कमिश्नर साहब ने रातों रात रिटायर्ड जज शकूर पराचा साहब को लगाया और ये मुकदमात यहाँ से उठा के उनके हवाले कर हाँ दिए, जी, रिकॉर्ड भी दे दिया हमें सारा। रिकॉर्ड भी दे दिया। उधर फिर आमिर फारूक साहब के पास मामला जाता है, उन्होंने दोनों को रोक दिया कि ना वो काम करेंगे ना ये काम करेंगे जब तक मैं फैसला ना कर दूं। तो अल्टीमेटली ये इनको पता है कि अब कल जो लाहौर के एक मरियम साहबा का हल्का खुल गया, जी। अलीम खान साहब का हल्का खुल गया, हमजा शहबाज का हल्का खुल गया ओन और चौधरी। ओन चौधरी। चौधरी ओन चौधरी साहब का हल्का खुल गया। इस 4 हल्के कल खुल गए हैं, 3 हल्के बिल्कुल, इस्लामाबाद के खुले हुए हैं। फिर आप पिंडी के कमिश्नर चट्ठा साहब की गुफ्तगू ज़हन में रख लें, ठीक है बिल्कुल। ना? उनकी गुफ्तगू ज़हन में रख लें कि 70-70 हज़ार की लीड को हमने तब्दील किया और इनको दिया। तो ये सारा पता सबको है, पता है, पता पता। सबको पता है कि हमने किया क्या है और हमारे पास रिकॉर्ड कोई नहीं है। तो हाँ, ये है वजह। अब बेहतरी तो असल तो यही है कि ये महफूज रास्ता है, जो जिन्होंने किया सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पे डल जाएगा, रिटर्निंग अफसरों पे और जिन्होंने फॉर्म 47 हासिल किए उन पे, और ये गंद साफ हो जाएगा। अगर बिल्कुल। इसको रोकने की कोशिश की और जी। दोबारा हमारी सरकार जो है डिफेक्टो सरकार
अगर वो दोबारा से फार्म 47 वाली सरकार के साथ उन्होंने मिलकर उनको बचाने की कोशिश की तो मजीद गंद होगा। बिल्कुल। ये जो गंद है इसमें अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है मुआशी इमरजेंसी लगा दें। फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट देखें, वो जिस तरह बजट के मामले पर अभी जिस तरह पीपल्स पार्टी एग्री नहीं हो रही, तो फैसल वाडा कह रहे हैं डंके की चोट पर बजट भी अप्रूव होगा, बल्कि प्राइवेटाइजेशन भी सारी अप्रूव होगी। हालांकि वो इन्हीं के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं पीपल्स पार्टी के, वो इन्हें कह भी रहे हैं। तो ये दो स्टेटमेंट्स, अगर एक मुआशी इमरजेंसी, मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम के, आपको पता उनका भी बड़ा मैंडेट है, वो भी यही कह रहे हैं, ऊपर से ये लोग भी नून लीग के अपने मेंबरान भी नहीं मान रहे इस बजट को। तो ये सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि ये मुआशी इमरजेंसी की तरफ मामला जा सकता है? उसमें क्या हो सकता है इस सूरत हाल में? देखिए, मुआशी इमरजेंसी का मसला ये है कि इस वक्त आपका कैपिटल जो है ना, वो फ्लाई कर रहा है, वो बाहर जा रहा है, ठीक है। और ये तो 11 अरब डॉलर तो रिकॉर्ड पे आ गए हैं ना, दुबई में जो गया है, ठीक है। इसके अलावा इस वक्त आपके कुछ 7-8 लाख पासपोर्ट पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, जो कि आप प्रिंट, इतनी भी सख्त नहीं कि आप प्रिंट करवा के उनको दे दें। वो पासपोर्ट लोग क्यों बनवाते हैं? बाहर जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट पे जो खर्चा कर रहे हैं वो इसलिए तो नहीं कर रहे कि उन्होंने पासपोर्ट बनवा के घर बैठ जाना है। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और अनसर्टेनिटी बहुत है, गैर यकीनी की सूरत हाल बहुत है। एक इनके ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये हैं तो सारे माउथ पीस ना, प्रॉक्सीज हैं जिनके जरिए से ये तजावीज आती हैं। सोच ये रहे हैं कि आखिरी हरबे के तौर पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के देख लेते हैं। उसकी वजह सब इसकी जगह यहाँ ऐड ये भी कर लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अभी बहुत बड़ी खबर आई है कि मशीनरी उस बिजनेस ऑर्डर की कि अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका में अपना लेके जा रहे हैं सारा माल, वो जो रुकी हुई सारी मशीनरी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो खान के दौर में बड़ी हाई पीक पे चली गई थी, आपको पता है ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे थे। तो ये भी उसी के सिलसिले की कड़ी है फिर। ऐसा ही है। देखें, इमरान खान साहब के जमाने में क्या हुआ था, कोरोना के जमाने में भी उस वक्त पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास आपको वर्कर नहीं मिलता था और ओवर बुक 3-3 साल का बुकिंग हो गई थी। और उस वक्त ये सिचुएशन थी कि बांग्लादेश से पाकिस्तान लोग शिफ्ट हो रहे थे, दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान का पहिया चल पड़ा था, 6.2 शरह नमू, मुआशी तरक्की की रफ्तार थी, महंगाई 12% थी, डॉलर 178 रुपए का था, डीजल पेट्रोल 145 का था। जी बिल्कुल। तो ये तो फॉरेन रेमिटेंस, साबिर भाई उसमें फॉरेन रेमिटेंस अगर आपको याद हो, रिकॉर्ड फॉरेन रेमिटेंस रिकॉर्ड थे, वो पहुंच चुके थे 33 बिलियन तक, ठीक है। तो ये यही तो हम रोना रोते हैं। मेरा और आपका क्या मसला है? मेरा और आपका, इमरान रियाज का, इनका, हमें तकलीफ क्या है? हमें तकलीफ ये है कि एक हंसता बसता मुल्क जो है वो उजाड़ के रख दिया, पक्की फसल में छोड़ दी इन्होंने, और सब कुछ उजाड़ के रख दिया। और लुटेरों को, जिनको हम 40 साल कहते रहे और आप बताते रहे कि ये लुटेरे हैं, मुल्क को बर्बाद कर दिया, उनको लाके आपने बिठा दिया और फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल। अब वो सारी इंडस्ट्री, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को भी सुन रहा था पंजाब में, उन्होंने भी डाटा सारा दिया है कि कितनी इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो गई है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और क्या सूरत हाल है। तो वो सारा कुछ इसलिए है कि पाकिस्तान में अब जंगल का कानून है, जंगल का। जब आप लोगों को सियासी बुनियादों पे उनके कारोबार तबाह करेंगे, फैक्ट्रियां बंद करेंगे, घर तोड़ेंगे, चादर चार दीवारी को पामाल करेंगे, तो उसके बाद वो बेचारे क्या करेंगे? और उसके बाद उन्होंने देख लिया कि यार ये अपने लोगों के साथ ये कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ क्या करेंगे? ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त। सूरत हाल इंतहाई ये सारा अच्छा मामला अगर देखा जाए तो जिस तरह बाकी सारे हालात माजी की तरफ जा रहे हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद बाजवा साहब ने शुरू किया था, आपको याद है, वो भी खत्म नहीं हुआ ऑफिशियली तौर पर। तो अभी ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है ये शुरू हुआ है। और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी बड़ी खराब है, बॉर्डर पे वहाँ भी बड़ी टेंशन है, आपको पता है 4 फौजी वहाँ भी शहीद हुए हैं। तो इधर मामला भी खराब है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज वो कुरम के MNA कह रहे थे कि वो कालादन तंजीमों को दोबारा एक्टिवेट किया जा रहा है, वो दोबारा खड़े हो रहे हैं। ये सारा मामला सिक्योरिटी का क्यों खराब किया जा रहा है? तो सर जी, ये बात अगेन वही आ जाती है कि जब हमने डायरेक्शन ही चेंज कर ली, जब पाकिस्तान में सब कुछ ठीक जा रहा था, तो हमने कहा कि नहीं,
ये टीटीपी वाले भी ठीक है, फलां भी ठीक है, फलां भी ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी बन गई इमरान खान, पहली प्रायोरिटी बन गई डिमोलिश पीटीआई, डिमोलिश सबीक आजमी, डिमोलिश समी इब्राहिम, डिमोलिश इमरान रियाज खान, ये सारे डिमोलिश, इनको ये प्रायोरिटी बन गई। आपने असल काम तो छोड़ दिया। असल काम अगर आप ना छोड़ते, और फिर ये है कि एक मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी आ गई थी, और हम बैक वक्त पाकिस्तान ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ पैरेलल अच्छे ताल्लुकात, फिर मलेशिया के साथ, और इस तरीके से रशिया के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ एक बैलेंस्ड खारजा पॉलिसी चल रही थी। तो जब आपने ये सारा कुछ मलियामेट कर दिया अपने ही हाथों से, और ये क्रेडिट जाता है, बल्कि सजा उन्हीं को, असल मुजरिम है बाजवा साहब। बिल्कुल वही। और किस तरीके से उन्होंने इदारे को तबाह किया, किस तरीके से उन्होंने मुल्क को तबाह किया, किस तरीके से उन्होंने ये सारा जितना भी इस वक्त फसाद नज़र आ रहा है, खा वो सियासी मैदान में है, खा वो मुआशी में है, सहाफ़ती मैदान में है, अदालती मैदान में है, जो कुछ भी इस वक्त नज़र आ रहा है, इसकी बुनियाद, इसके ताने बाने सारे बाजवा साहब के ड्राइंग रूम में उन्होंने बैठ के ताने बाने बुने, और किस तरीके से साजिशों के ये सारा कुछ किया। तो अगर मैं तो ये कहता हूँ हमारी मिलिट्री लीडरशिप से, कि जब उनको ये सारी चीज़ों का पता है तो वो हिम्मत करें और अज़ खुद आगे बढ़ें, और उनको पकड़ें, और उनको पकड़ के उनसे पूछें कि ये सारा कुछ आपने किया क्यों है। क्योंकि इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन होना था, और इलेक्शन होना था, इलेक्शन के नतीजे में नई गवर्नमेंट आती, कोई भी आती, वो मुंतकिल हो जाना था इक़्तिदार। बिल्कुल सही ये बात है। सारा एक एक्सटेंशन के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए उन्होंने पूरा मुल्क बर्बाद करके रख दिया। बिल्कुल सही बात है साबिर भाई, इसमें कोई शक नहीं कि वाक़ई ये बड़ा दुःख देने वाला मामला है। अच्छा, अभी जो इसके अलावा जावेद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट देख रहा था मैं, उन्होंने कहा कि चूँकि डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं, वो शो उनका बंद हुआ, आपको मुल्क छोड़ना पड़ा, इसी तरह बाकी सबके नाम लिए, अरशद शरीफ की शहादत तक का ज़िक्र किया। जावेद चौधरी साहब आपको पता है सीनियर साथी भी रहे हैं, लेकिन वो ये बात जिस तरह कर रहे थे कि उसमें कसूर आप लोगों का, कि आप लोगों को तहरीक-ए-इंसाफ ने चूँकि उठा दिया, तो अब पार्टी वो पीछे हट गई, तो आप सब लोग अताब में आ गए। ये मुझे समझ नहीं आई, वो मतलब इस तरह कहना चाह रहे थे चलो वो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, कोई छेड़े उन्हें, तो उन्हें घर में बिठा लें, और बजाय एक बदमाशों को रोके कि नहीं जी इनका कसूर है, ये पढ़े ही ना। आपने स्टेटमेंट सुनी है, आपकी नज़र से गुज़री है कोई इस तरह? हाँ, क्या मैंने देखा, मैंने उसका ट्वीट भी किया है। असल में मसला पता क्या है कि इनको कोई मिल नहीं रहा, सवाल इनके पास कोई जवाब नहीं है। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल, इस पे वो कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, और जो जुल्म हो रहा है उस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे। इनको असल में पता ही नहीं है बातों का, वो उनकी लाइल्मी है, या उनको जो किसी ने जो भी फीड किया होगा वो उन्होंने बता दिया होगा। जावेद साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जिक्र किया, और उनके पास मालूमात नहीं है, और किसी वक्त इंशाल्लाह मालूमात हम देंगे। क्योंकि मैं तो पाकिस्तान मैं तो आया था एक मामूल के मुताबिक उम्रे की अदायगी के लिए, ठीक है ना, और मेरे खिलाफ तो सऊदी अरब में था, तो मेरे खिलाफ और अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया। तो वो तो एक है, अलग एक कहानी है, एक अलग स्टोरी है। तो मेरा ख्याल है कि जावेद चौधरी साहब को या किसी भी दोस्त को गुफ्तगू करने से पहले ज़रा सोचना चाहिए कि उनके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूछ लें, बिल्कुल पूछ लें, फ़ोन कर शहीद लें, अरशद मैसेज कर शरीफ, लें, बिल्कुल सही बात। हाँ, शहीद अरशद शरीफ की फैमिली से पूछ लें, इमरान रियाज से पूछ लें, डॉक्टर मोहित से पूछ लें, मुझसे पूछ लें कि क्या मसला है। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। आज सनाउल्लाह मस्ती खेर साहब ने मस्ती थोड़ी कर दी, वो जो उन्होंने बात की है मतलब नखरे उठाने वाली, ये गैर पार्लिमानी थे, उसके ख़वातीन ने बड़ा एहतजाज किया। लेकिन मैं देख रहा था इमरान खान के बारे में, वो जो इनके एक वज़ीर है, वो बड़ी घटिया किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे और ऐसे-ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक़्त कोई एहतजाज भी नहीं कर रही थी ख़वातीन, आज इन्हें बड़ा गुस्सा भी है। लफ्ज़ तो गैर पार्लिमानी थे, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं सारा ये जो हुआ? समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट की थी, मैंने तो खैर हिम्मत नहीं की इसको शेयर भी करूँ, लेकिन लेकिन आपने की हुई थी। मैंने भी, मेरा ख्याल है कि बस वो ख्वाजा आसफ की आई हुई थी। तो ख्वाजा आसफ जो है वो सनाउल्लाह मस्ती खेल की लपेट में आ गए आज।
और तो ठीक है, फिर उन्होंने जो इनके हाथ में, असल में मसला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, वो आज तक उन्होंने बतौर वजीर दिफा एक बार भी गुफ्तगू नहीं की। ये वाहिद वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, पाकिस्तान के, बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क के वाहिद वजीर दिफा हैं जिन्हें जो दिफा पे अपनी ही फौज को गालियां देते हैं, सही बात, अपनी ही फौजी क़यादत को गालियां देते हैं, अपने ही जवानों, शहीदों, गाजियों का मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बिल्कुल उड़ाते मजाक उड़ाते हैं। ठीक सही है, बात। ये यानी कि ये वाहिद वजीर दिफा हैं, दुनिया भर के वाहिद वजीर दिफा हैं जो तमाम जंगों के शहीदों का मजाक उड़ाते हैं, जो तमाम जंगों के गाजियों का मजाक उड़ाते हैं। यानी इख्तलाफ हमारा भी है, इख्तलाफ आपका भी होगा, बिल्कुल, लेकिन जिन्होंने वतन पे जान बेशक, कुर्बान की, जिन्होंने जंगें लड़ी, वो हमारे सर आंखों पे थे। बेदरेग लड़ी, वो कैदी हुए, वो तो वतन की खातिर हुए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल, वो तो वतन की खातिर हुए। ये वाहिद वजीर दिफा हैं जिन्होंने कश्मीर जंग के शहीदों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने 65 की जंग के शहीदों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने 71 की जंग के शहीदों कारगिल का की, मजाक, जिन्होंने कारगिल के शहीदों का मजाक उड़ाया, बिल्कुल, और अब तक वो मजाक उड़ा रहे हैं। और वो अपनी फौजी क्यादत, आप उनके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बतौर वजीर दिफा भी वो अपनी फौजी क्यादत का मजाक उड़ाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनसे फिर इस्तेफादा भी करते हैं, उनको फोन करके उनसे सीट भी लेते हैं, और ये सारा कुछ मैनूवरिंग भी करते हैं। तो मेरा लेकिन ख्याल थोड़ा-सा वो यहाँ असल में सबर भाई इनमें अभी भी वो मुसलसल वो उमर अयूब चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उनको मुसलसल वो जनरल अयूब खान साहब को याद करवाते रहते हैं उनके। अच्छा, दरमियान में उमर अयूब साहब के अब्बा को भूल जाते हैं ये, कि भाई सही बात, वो इनके साथ है, वो बिल्कुल, आपके स्पीकर थे, आपके वजीर खारजा थे, तो बिल्कुल। आप दादाजी को याद रखते हैं और हाँ, डायरेक्ट पोते पे आ जाते हैं। इसी तरीके से ये खुद जनरल ज़िया साहब की पूरी ये मजलिस सारी शूरा के मर्तबे यहाँ, वहीं से आए हैं। बिल्कुल। तो जनरल ज़िया साहब का दरमियान में से पोर्शन निकाल देते हैं, निकाल और देते हैं, जनरल मुशर्रफ को और जनरल अयूब को शुरू कर हो जाते हैं। तो मेरा बिल्कुल। ख्याल है कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने आज जी। बहुत ही इंतहाई फसाहत और बलागत के साथ इंतहाई इनका किरदार फसाहत बता दें। इंतहाई फसाहत और बलागत के साथ उन्होंने एक चंद सेकंड में मेला लूट पूरे लिया। पॉलिटिकल कैरियर का, इनकी कामयाबियों और कामरानियों का, और जो मंजिलें जैसे जैसे ये तय करते रहे, उनको उन्होंने बयान कर दिया है। एक जुमले में। हाँ, एक वाक़ई। जुमले में। अच्छा लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो भी ये सोचते नहीं है भई उनके पास क्या ये क्लिप उन्हें नज़र नहीं आते, जिस तरह ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट्स उन्हें नहीं पता या उनके पास ये मालूमात नहीं है और वज़ीर दिफ़ा कोई भी लग सकता था, ख्वाजा आसिफ साहब को ही क्यों लगाया गया? ये सोचने की वाक़ई बात है। और ये मजे की बात है, ये बाकायदा तौर पे ना इंटेलिजेंस इदारों की क्लियरेंस के बाद लगे हैं। हुँ। ठीक है। ये क्लीयरेंस फिर अब देख लें फिर हालात फिर इस तरह ही होंगे। फिर मस्ती खेल साहब जैसे लोग ही फिर ज़ाहिर है जवाब दे सकते हैं, फिर आम बंदा तो यहाँ खामोश ही रहेगा। नहीं, ये जवाब मियाँ वाली से ही आ सकता था। मियाँ वाली से सही बात। अच्छा अभी शहरयार अफरीदी का जो आखिरी मामला आपके ख़्याल में ये शहरयार अफरीदी या शेर अफ़ज़ल मरवत ये सब लोग, ये इस्तीफ़े देने की वजह या सोचने की वजह इनकी क्या है? ये क्या डिसहार्ट हुए हुए हैं कि क्या ये हो सकता है आपके ख़्याल? नहीं, वो बिल्कुल हैं, डिसहार्ट हैं, क्योंकि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा सऊबतें बर्दाश्त की हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका ख़्याल है कि हमें ऐसे लोगों के साथ, ऐसे अफ़सरों के साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने ये किया है। और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है। वो कहते हैं कि अभी भी अगर हम मसलहतों का शिकार रहेंगे, तो फिर हम कब अपने बिल्कुल, कारकुनान को, अपने ऊपर जुल्म होने वाले ऐसे अफसरों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, उनको क्यों नहीं डी सीट कर रहे, और हुँ, क्या ऐसे अफसरों की कमी है। तो इंटरनली ये चीज़ें चल रही हैं, और बिल्कुल, मसला है इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, और उन तक जो एक्सेस है वो वही इमरान खान साहब ने खुद ही बताया कि
उनको जो भी मिलने जाता है पहले मेजर कर्नल साहब जो हैं वो अप्रूव करते हैं और उसके बाद उन तक एक्सेस होती है। तो ये भी एक मसला चल रहा है। तो लिहाजा उन हालात में वो दिल बर्दाश्ता हुए हैं और होना भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उनको हौसला जी, देना बिल्कुल। चाहिए। जिस हालात से वो गुज़रे हैं वाक़ई। आखिर में साबिर भाई आज एहतजाज है, लंदन में भी एहतजाज है, बहुत बड़ा 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर है। वज़ीर-ए-आज़म की आपको पता है रिहाइशगाह पूरी दुनिया ज़ाहिर है देखती है, वो एक बहुत तगड़ा यूरोपीय मुल्क है बरतानिया, पाकिस्तान के हवाले से। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी आज रैली है, कार रैली को पता नहीं हज़ारों के हिसाब से उन्होंने गाड़ियाँ भी आज इकट्ठी की हुई थी। तो आपको क्या लगता है इस तरह के एहतजाज से सिंबॉलिक फ़र्क पड़ेगा, कुछ इस तरह दुनिया को नज़र आएगा? बिल्कुल, ये फ़र्क पड़ता है जी, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर भी ये एजिटेशन जो है, वो पुरअमन एहतजाज और बेशक उसमें 50 लोग हों या 100 हों या 200 हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मोमेंटम जो है, वो एक कामयाब सियासी जमात का तो यही है और कामयाब स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि अगर उसने अपने वोटर को, सपोर्टर को मोबिलाइज़ करना है, मोबिलाइज़ रखना है और दुनिया भर को बताना है और उनकी तवज्जो हासिल करनी है, तो उसका आसान तरीका यही है कि आप पुरअमन प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें और एहतजाज जब होगा तो रिपोर्ट होगा और रिपोर्ट होगा तो दुनिया को पता चलेगा कि मसला क्या है और ये उसी पॉलिसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज बिल्कुल। इन्होंने किया है, कौमी असम्बली से लेकर और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दफ्तर जी। तक गए हैं, वहाँ पे भी ये काम किया है उन्होंने, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो यही एक स्ट्रैटेजी होती है, अपोजिशन के लिए। अपोजिशन के पास ज़ाहिर है कोई और तो टैंक तोप तो होते नहीं हैं, उन्होंने बिल्कुल सिर्फ सही। आवाज़ें बुलंद करनी है, तकरीरें करनी है, तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल साबिर भाई, इमरान खान की रिहाई का बड़ा मुश्किल सवाल और बड़ा आपको पता है अहम सवाल। आपको क्या लगता है जो हालात अब बने हुए हैं इस वक़्त, जो लेटेस्ट अगर हम आजकल की बात करें, तो आपको क्या लगता है खान साहब की रिहाई, केसेज़ इस पे क्या होने जा रहा है? इमरान खान साहब की रिहाई अभी तो मुझे नहीं लग रही और इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है बहुत सारे इफ और बट्स के साथ और जब तक मामलात इनके आपस में कोई नहीं तह पाते, क्योंकि इस वक्त ना इनसिक्योरिटी बहुत है दूसरी तरफ। हुँ। असल इशू ये है। डर मैं और खौफ। एक बात जरूर कहूंगा कि उस इनसिक्योरिटी को ना थोड़ा सा इनको ख़त्म करना चाहिए, पीटीआई को और इमरान खान साहब को, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज क्या बेच रही है? मुस्लिम लीग हुँ, नून यही बेच रही है कि देखें हम बहुत अच्छे हैं, ताबेदार हैं और अगर इमरान खान बाहर आ गया तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, हमें भी नहीं छोड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, बिल्कुल अ, डर। इसी इसी से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो और वैसे भी ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इस वक़्त पाकिस्तान का अगर, बल्कि दुनिया में अगर कोई मकबूल तरीन लीडर अपने मुल्क में है, तो इमरान खान है बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके साथ पाकिस्तान की अवाम सपोर्ट खड़ी है और उसके साथ और जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो भी उसकी सपोर्ट में हैं। और अगर और फिर ये है कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी हो, ठीक है? हुँ, अभी कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको इस बात का इम्कान है सबके नज़दीक कि वो वापस आ सकते हैं पावर में, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है? जो समझदार हैं। और चाइना जी, क्यों जी। बार-बार आपको कह रहा है? चाइना इसीलिए बार-बार आपको कह रहा है ना कि आप अवाम को देखते स्टेबिलिटी, हैं बिल्कुल। हाँ जी। वो देख रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वो आपस में सिस्टर्स पार्टीज़ हैं। अच्छा। जी, सिस्टर्स पार्टीज़ हैं, ये बाकायदा तौर पे। तो इसलिए हाँ, इतना इस किसी को भी इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि आप, तो मेरा ख़्याल है कि तो वो जो है ना इन इन जी, इनसिक्योरिटी उसको ख़त्म कर दें तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा बेहतर है। मामलात हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साबिर भाई आपने इतना कीमती वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।